आइज़क न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 18 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 19 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस हद तक उसे एतमाद में लेना ज़रूरी था, क्योंकि किसी वारदात के हवाले से मसरूका कार के नंबर मंजरेआम पर आते तो मामले की तह तक पहुँच जाता और फिर मेरी तरफ से उसके दिल में ऐसा मैल आता कि मेरे लिए उसकी तलाफी करना दुश्वार हो जाता। खून खराबे की बात है, वह आंखें सिकोड़ कर सोच में पड़ गया। फिर चंद सानियों की खामोशी के बाद वो बोला, पेशावर की फोर्ड फाल्कन की नंबर प्लेटें हैं। 2 साल पुराना किस्सा है। वो प्लेटें शायद मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई थी, चलेंगी? निकालो जल्दी से, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बैठो, मैं अभी 15 मिनट में लाता हूँ। वो बाई आंख दबा कर बोला, ऐसे घपले की चीजें मैं यहाँ नहीं रखता। जरा भी 19-20 हो गई तो पूरे शहर की चोरी का हिसाब देना पड़ जाएगा। फाल्कन मिलने के बाद पेट्रोल की टंकी भरवाने के बाद मैंने डैशबोर्ड के हिस्से में माइलोमीटर से मुंसलिक चेन अलग कर दी, ताकि मीटर से यह पता न चल सके कि मेरी तहवील में इस कार ने कितनी मुसाफत तय की है। उस इब्तिदाई तैयारी के बाद मैंने एक 5 स्टार होटल में दिल खोलकर अपने मेदे की तवाज़ी की और 3 बजे से जरा पहले सुस्त रवि के साथ शहर से ठट्ठा के लिए रवाना हो गया। हेडलैम्प की तेज रोशनी में सिकंदर फार्म का बोर्ड नुमाया चमक रहा था। नेशनल हाईवे पर सफर करते हुए मैंने अपनी मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। किराए की कार की असली नंबर प्लेटें मेरे सीट के नीचे पड़ी हुई थी और कार पर पेशावर की मसरूका फोर्ड फाल्कन के नंबर जगमगा रहे थे। मेरे सर पर बनी हुई सूती टोपी मुड़ी हुई थी, आंखों पर बड़े फ्रेम वाली तारीक शीशों की ऐनक जमी हुई थी और नथनों में मुड़े हुए तारों के जरिए घनी मूछें फंसी हुई थी, जिनका लम्स मुझे अपनी ऊपरी होंठ पर गिरा गुजर रहा था। हिफ्ज़े मुक़द्दम के लिए उसे बर्दाश्त करना जरूरी था। सर्जिकल दस्ताने मैंने पहले ही हाथों पर चढ़ा लिए थे और पिस्तौल ब्रीफकेस से निकालकर अपनी जेब में मुंतकिल कर चुका था। सिकंदर फार्म मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक किसी बाकायदा हदबंदी से बड़ा एक खुला फ्रूट फार्म था, जहां किनारों पर कितार में लगे हुए पुराने दरख्तों से अहाते का काम लिया गया था और कच्चे रास्ते के इख्तिताम पर किसी फाटक या रुकावट से महरूम कुशादा रास्ता नजर आ रहा था, जो दरख्तों के दरमियान से होता हुआ अंदर तक चला गया था। कुर्बो जवार में कोई आबादी न होने की वजह से उस इलाके में फलों के बागात हर एतबार से महफूज थे, लिहाजा वहाँ हिफाजती अमले की भी ज्यादा जरूरत नहीं समझी गई थी। मैंने कार बाग में जाने वाले रास्ते पर घुमाई तो हेडलैम्प से गुल कर दिए, लेकिन दरख्तों के घने साए में राज करती हुई तारीकी में पार्किंग लाइट्स की रोशनी में सुस्त रवि से कार चलाने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई और मैं किसी भी किस्म की मुदाखलत से दुचार हुए बगैर अंदरूनी हिस्से में बने हुए उस नीम पुख्ता काटेज तक पहुंच गया, जहां बरकी कमकमों की रोशनी नजर आ रही थी और फिजा में किसी जनरेटर का करख्त शोर गूंज रहा था। मैं कार से उतरकर दरवाजा लॉक कर रहा था कि बुसीदा कपड़ों में एक जवान सांद आदमी इमारत के करीब ही किसी कुंज से नमूदार हुआ और मेरे करीब आकर ठहर गया। कार की मौजूदगी के बायस वो मुझसे मरऊब नजर आ रहा था और उस चौके पर खामोश खड़ा था कि मैं खुद ही बिला इस्तफसार उसे अपनी आमद के मकसद से आगाह करूं। सिकंदर साहब कहाँ हैं? दरवाजा लॉक करके चाबी मैंने जेब में डालते हुए पुरस्कून लहजे में उससे सवाल किया। अंदर आराम कर रहे हैं सही। उसने सिंधी लबो लहजे में उर्दू बोलने की कोशिश करते हुए खुशामदाना अंदाज में कहा, नाम बताओ तो भी अंदर खबर कर देता हूँ, तुम ठहरो, मैं खुद ही अंदर जा रहा हूँ। मैंने उसे टटोलने वाली नजरों से देखते हुए कहा तो उसके बशरे पर तजब्जब के आसार उभर आए। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन अपनी बात की इब्तिदा करने के लिए उसे मुनासिब अल्फाज न मिल रहे। उसके कुछ बोलने से पहले ही मैं बेपरवाना अंदाज में काटेज की तरफ बढ़ गया और वो बेचारगी के साथ वहीं खड़ा रह गया। काटेज की साख बिल्कुल सादा थी। मुख्तसर से बरामदे में पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला तो खुद को एक आरास्ता नशिस्त गाह की चौखट पर पाया। उसे निकलते ही एक पतला सा रास्ता था जिसमें 3 दरवाजे थे। मैं उस राहदारी में पहुंचा ही था कि अल्कोहल की तेज बू मेरे नथनों से टकराई और मैं दाहिना हाथ जेब में डालकर उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जिसकी झुर्रियों से रोशन लकीरें फूट रही थी। दरवाजा पुरानी तर्ज का था। मैंने एहतियात से उस पर दबाव डाला, लेकिन अंदर से शायद कुंडी लगी हुई थी। मैंने पलट कर देखा तो मैदान साफ था। बाहर मिलने वाला मुलाजिम मेरे पीछे अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सका था। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और दीवार से चिपक कर आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दे डाली। जवाब में अंदर से लड़खड़ाई हुई ख्वाबनाक आवाज उभरी, जिसमें गुस्से का अंसर गालिब था। वो गालियों के साथ दस्तक देने वाले का नाम दरियाफ्त कर रहा था। मैंने जवाब देने के बजाय भरपूर दरवाजा बजाया। फौरन ही अंदर खटके की आवाज पैदा हुई। फिर मेरे कानों में तहय्युर सदा निस्वानी आवाज गूंजी, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है सेठ जी। बोलने वाली का लहजा बता रहा था कि वो ना मकामी थी और ना सिकंदर अली की सेक्रेटरी, जिससे मैं एक रात गार्डन ईस्ट के मकान में नहायत तफसील से मुलाकात कर चुका था। अंदर से सिकंदर अली की गजबनाक गुर्राहट उभरी और मैं उछलकर खुले हुए दरवाजे के सामने आ गया। मेरे सामने एक दुबली पतली खूबसूरत सी औरत है, दोनों हाथों से दरवाजा खोले खड़ी थी।
अपनी तरफ उठे हुए पिस्तौल की मुहिब नाल देखकर उसकी आंखें खौफ से फैलती चली गई, लेकिन उससे कबल कि उसके हल्क से चीख बरामद होती, मैंने सफाकाना लहजे में उसे खामोश रहने का हुक्म दिया और पिस्तौल की नाल से उसे अंदर धक्का देकर कमरे में घुस गया। और उससे मुझे कोई खतरा नहीं था। मैं सिकंदर अली को मोहलत दिए बगैर बेबस करना चाहता था। शायद उसने मेरी आवाज सुन ली थी, मगर मैंने देख लिया कि वो सिंधी तर्ज के मसहरी से उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने वहशियाना फुर्ती के साथ औरत की गर्दन के गिर्द हाथ डालकर बायां हाथ मजबूती से उसके दाहिने पर चमाया और पिस्तौल से उसकी दाहिनी कनपट्टी बचा दी। मेरी गिरफ्त में लहजा भर के लिए उसका जिस्म तड़पा, फिर उसका सारा वजन मुझ पर आ रहा। मैंने फुर्ती के साथ उसे कालीन पर डाल दिया। मैं सीधा हुआ तो सिकंदर बिस्तर से नीचे आ चुका था। हाथ ऊपर उठा लो वरना भेजा उड़ा दूंगा, मैंने पिस्तौल को इस्तरारी तौर पर जुम्बश देते हुए कहा और उसकी खुमार में डूबी हुई सुर्ख सुर्ख आंखों में हैरत तैरने लगी। तुम कौन हो? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज करके सवाल किया। और यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी हैत में उस वक्त वो नहायत मजाक का खेज नजर आ रहा था, लेकिन उसके हाथ बदस्तूर पहलुओं में झूल रहे थे। हाथ ऊपर उठाओ। मैं उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ सरकते हुए हज़ियानी मगर धीमी आवाज में गुराया। उस वक्त मेरे असाब पर यक बयक नाकाबिले बर्दाश्त तनाव पैदा हो गया था और मैं उसे उलझने से पहले दरवाजा बंद करके किसी मुदाखलत का इम्कान खत्म करना चाहता था। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि वो आवाजें बाहर तक नहीं पहुंची होंगी। सिकंदर अली ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। तुम्हारी मूछें ये तो नकली मालूम होती हैं। संगीन खतरे को सर पर मुंडलाता देखकर उसका नशा हिरन हो चुका था। ये मूछें बाहर वालों के लिए थी। दरवाजे की कुंडी लगाकर मैंने तरख लहजे में कहा, और करोगे तो मुझे अच्छी तरह पहचान लोगे बिफोर। वो चौंक पड़ा, फिर बेयकीनी के साथ साथ बुड़बुड़ाया, डैनी नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बिफोर नहीं हूँ। बाजी उलट चुकी है सिकंदर अली साहब। मैं उसकी तरफ बढ़ते हुए सर्द सफकाना लहजे में बोला, बरसों तुम एक आवाज बेनाम आवाज बनकर दिन रात मेरे असाब पर सवार रहे, लेकिन अब अगर तुम्हारी आवाज ऊंची हुई या तुमने गड़बड़ की तो बेदरे गोली मार दूंगा, वरना हो सकता है कि अपने सवालों के जवाब लेकर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तुम्हें बहकाया गया है। वो बोला तो उसकी आवाज पर कमजोरी गालिब आ गई थी। पता नहीं तुम किस बिफोर की बात कर रहे हो। सुनो, मैंने उसकी पहचानी पर पिस्तौल की नाल से टहोका देते हुए कहा, चाहे तुम आज भी मेरे लिए एक पुरस्कार आवाज ही बने रहती, लेकिन मैंने कॉलेज के मुजाकरे में तुम्हारी लच्छेदार तकरीर सुनकर आवाज पहचान ली थी। फिर तुम्हारे मकान में मैं खुद घुसा था। तुम्हारी हसीन सेक्रेटरी को बेहोश करके तलाशी के दौरान उस कमरे में ऑपरेटर्स देखा था। तुम्हारी ख्वाबगाह की तलाशी ली थी। वहां तुम्हारी डायरी से कुछ नंबर भी नोट किए थे। ओह खुदा, वो बेइख्तियार बोल पड़ा। उसका चेहरा तारीक पड़ गया था। तो मेरी तबाही के जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली, मुझे किसी काबिल न छोड़ा। अब यहाँ मुझसे क्या लेने आए हो? चंद सवालों के जवाब। मैंने उसके शिकस्त खोरदा चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तारिक को किसने कत्ल करवाया? वो जिंदा रहता तो अपने साथ मुझे और तुम सबको भी ले डूबता। वो जल्दी से बोला, और मुझे तो तुम सब ही ले डूबे। वो निगाहों में आया तो रास्ते से हटा दिया क्या, लेकिन तुमने मेरे घर घुसकर मेरा भ्रम तबाह कर दिया। शायद मेरा भी वही हशर होता, लेकिन गनीमत यह हुआ कि तुम्हारी मुदाखलत को चोरी समझा क्या। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि अब मैं माजूल हो चुका हूँ और 2 महीने तक इस ब्याबान में महदूद रहूंगा। चाह तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, हर आसाइश मुयस्सर है। मैंने कलीन पर बेहोश पड़ी हुई औरत की तरफ इशारा करते हुए तहकीर अमेज लहजे में कहा, लेकिन उसकी जुबान से माजूली का जिक्र सुनकर मुझे अपने इख्तियारात में इजाफे का जवाब मिल गया था। उसकी माजूली के बाद मुझसे काम लेने का फैसला किया जा चुका था। बात उलझाने की जरूरत नहीं। मैंने लहजा भर तवक्कुफ के बाद कहा, मुझे 2 टूक जवाब चाहिए। तारिक किसके हुक्म पर मारा गया? वो यूं मेरी तरफ देखता रहा जैसे मेरे चेहरे के पीछे मेरे अज़ाइम का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो। फिर भराई हुई आवाज में बोला, तुम समझदार आदमी हो, मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। मैं उसकी बेहतियाती को नजरअंदाज करता तो उसकी निगरानी करने वाले मुझसे बदजन हो जाते। हो सकता था कि ऊपर से मेरे बारे में कोई भयानक फैसला सादर कर दिया जाता। वो न मरता तो मैं मारा जाता। तुम किसको जवाब देते? मैंने सर्द लहजे में सवाल किया। उसकी आंखों में खौफ सिमट आया और वो ससराती हुई आवाज में बोला, तुम क्या चाहते हो? अगर ये समझते हो कि उनसे टकरा कर कामयाब हो सकोगे तो ये तुम्हारी खामख्याली है। किसी बिना में एक बकरे की तरह ज़िबा कर दिए जाओगे और कोई कातिल का सुराग तक नहीं पा सकेगा। कान खोल कर सुन लो कि मैंने अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया है। मैंने उसे खौफजदा करने की नीयत से कहा, तुम्हारी तंजीम से अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा मुझे समझाने के बजाय सवालात के जवाब दो, वरना ज़िबा कर दिए जाओगे। मैं उससे नावाकिफ हूँ। वो थूक निगलने की कोशिश करते हुए बोला, सारी हदायत MT300 पर मिलती थी। MT300 क्या है? मैंने सवाल किया। MT300 एक ताकतवर ट्रांसमीटर रिसीवर है जिसकी 300 मील तक रेंज है। माजूल होने से कबल वो मेरी तहवील में था, उसने कहा, और मुझे वो भारी मुवासलाती सामान याद आ गया जो सीवन ने जीवा हाउस में मेरी तहवील में दिया था। उसका कोड क्या है? सीवन की हैसियत क्या है? गुलशन इकबाल एनिजोला कौन है? मुझे इन सब सवालात के जवाब चाहिए, लिहाजा जो कुछ मालूम है रुके बगैर दोहराते चले जाओ, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। वो B1 कहलाता है, उसने झिझकते हुए कहना शुरू किया।
मैं उसी को जवाब देता, लेकिन मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। C1 उसका मातहत है। वो बराह रास्त मुझसे मिलता रहता है। वो मेरे काम करने वालों की वक्तन फवक्तन निगरानी कराता रहता था। उसी से मुझे पता चला कि मुकर्रब खान तारिक के पीछे लग गया था। हालात बिगड़ जाने के बाद मेरी हदायत पर उसने मुकर्रब खान को मार डाला। फिर अकरब खान और मक्खन खान भी उसी के हाथों मारे गए। लेकिन इम्कान था कि मजीद मरने वालों ने कुछ और लोगों को भी एतमाद में ले रखा होगा। इस मामले को तूल देने के बजाय मैंने तारिक को मरवाने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। मेरा बस चलता तो मैं अपने घर में चोरी की खबर अपनी जात तक महदूद रखता, लेकिन रक्षी पहले ही वो खबर आगे बढ़ा चुकी थी। रक्षी कौन? मैंने उसकी बात काट कर सवाल किया। B1 के इमाम पर मैंने उसे सेक्रेटरी रखा था। वो बताने लगा। वो कालगर के रूप में मुझसे टकराई थी, लेकिन जब खुफिया पैगामात के सिलसिले में उसे एतमाद में लेने का हुक्म मिला तो खुदा खुला के रात दिन उसे मेरी निगरानी के लिए मेरे सर पर मुसल्लत किया गया था। मेरे माजूल होते ही वो मेरा साथ छोड़कर चली गई। अगर उसे शुबा हो जाता कि तुम सिर्फ चोर नहीं थे बल्कि मालूमात हासिल करने के लिए मेरे घर में घुसे थे और मेरी ख्वाबगाह भी तुम्हारी दस्तरस से महफूज नहीं रही थी, तो उसकी रिपोर्ट पर मेरा हशर नशर वही होता जो तारिक का हुआ। और एनी जोला क्या भला है? बज़ाहिर वो एक पेशावर औरत है, लेकिन दरअसल C1 के लिए काम करती है। कभी कभी मैं भी फोन पर उससे काम ले लेता हूँ। शहर में B4 के तौर पर मेरा सिर्फ 5 अफराद से राब्ता था। तुम, जहांगीर, C1, रक्षी और परवीन। इनमें सिर्फ रक्षी और C1 को मेरी असलियत का पता था, वरना परवीन के लिए भी मैं सिर्फ एक आवाज था। मेरे लिए उसका कोड एनी जोला मुकर्रर था। माल की आमदोरफ्त का क्या जरिया है? उसे खौफजदा देखकर मैं हद्दुल इम्कान ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाह रहा था। मुझे MT-300 पर माल पहुंचने की पेश की इत्तला मिल जाती थी। बाहर से आने वालों से C1 का कोई आदमी माल वसूल करता था और मेरी हदायत के मुताबिक C1 माल जीवा हाउस भिजवा देता था। रकम का सर बमोहर पैकेट C1 मेरे सुपुर्द करता था और मैं एक मकामी बैंक की ब्रांच में नंबर ट्रेड अकाउंट के हवाले से एक शख्स को रकम देकर सादे कागज पर रसीद ले लेता था। B1 की तरफ से MT-300 पर रकम की वसूलियाबी की इत्तला मिलने पर मैं वो रसीद तल्फ कर देता था। माल कहाँ से आता है? मैंने सवाल किया। ये मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका। उसने बेबसी से सर को जुम्बश देते हुए कहा। सारा तरीकाकार उस कदर पेचीदा है कि अपनी जिम्मेदारियों से आगे किसी को कुछ मालूम नहीं हो सकता। अगर सारा तरीकाकार इसी कदर पेचीदा था और तुम B1 से वाकिफ नहीं थे, तो फिर तुम्हारी ख्वाबगाह में मौजूद डायरी में उसका नंबर कैसे मौजूद था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक लफ्ज पर जोर देकर सवाल किया। नहीं, उसमें तो कोई नंबर नहीं था उसका। राजा सिकंदर ने जल्दी से तरदीद की। मुझसे अड़ने की कोशिश न करो राजा जी, मैंने तलख लहजे में कहा, वरना मैं तुम्हारे हक में उनसे कहीं ज्यादा बुरा साबित होगा। मैंने तुम्हारी डायरी में चालाकी से लिखे हुए 4 फोन नंबर देखे थे। अगर मैं तुम्हारे कोड सिस्टम से लाइल्म होता तो इन नंबरों को नजरअंदाज कर देता, लेकिन मेरे पास महफूज है वो। 2C से 1 तक मुझे उन चारों की तफसील चाहिए। उसे खौफजदा और बेबस देखकर शायद मैं उसकी तरफ से गाफिल हो गया था, क्योंकि वो गैर मुतवक्के तौर पर अपनी जगह से यूं उछला जैसे फर्श से स्प्रिंगों ने उसे मेरी तरफ फेंका हो। वो दराज कामत होने के बावजूद खासा सेहतमंद भी था, लिहाजा जो ही वो मुझसे टकराया मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और फिर उसके भारी वजूद तले कालीन पर गिरते हुए मैंने पिस्तौल दूर उछाल दिया, क्योंकि कलाइयों पर उसकी बेरहमाना गिरफ्त के नतीजे में मुझे खदशा हो गया था कि वो झटका देकर मुझसे रिवाल्वर छीन लेने में कामयाब हो जाएगा। मेरी पुश्तकालीन से टिकते ही सिकंदर अली ने कुर्राते हुए वहशियाना कुव्वत से मेरी पेशानी पर टक्कर रसीद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तड़प कर उसका वार बचा गया और उसके साथ उसकी उठी हुई पुश्त पर पूरी कुव्वत से दोनों घुटनों की जरब लगाकर उसे सर के बल उलट दिया। वो मेरे शाने के करीब से कलाबाजी खाता हुआ गुजरा तो उसकी एक टांग मेरे हाथ में आ गई। मैंने कालीन छोड़कर फुर्ती से उसकी टांग मरोड़ना चाहिए, लेकिन उसने मेरे सीने पर लात रसीद करके मुझे पीछे उछाल दिया। मैं संभला तो वो भी कालीन से उठ चुका था। मेरा ख्याल था कि मोहलत दिए बगैर मुझे दबोचने के लिए वो मेरी तरफ झपटेगा और उसका अंदाज भी कुछ ऐसा ही खूनखार था, मगर अचानक ही उसने मेरे पिस्तौल की तरफ छलांग लगा दी। लम्हे भर के लिए मैं बुखला गया था। मैं पूरे एतमाद के साथ उसकी कचार में दाखिल हुआ था और मेरा अंदाजा था कि मैं आसानी से उसे अपने इशारों पर नचा सकूंगा, लेकिन उस मरदूद ने मकारी से काम लेकर मेरी बाजी उलट दी थी। वैसे मुझे इस बात पर हैरत थी कि हाथापाई की नौबत आ जाने के बावजूद उसने ऊंची आवाज में अपने किसी आदमी को इधर मुतवज्जा करने की कोशिश नहीं की थी। शायद उसकी वजह नफ्सियाती थी। वो बज़ाहिर एक मुअज़्ज़ज़ और बुर्दबार आदमी था और उस अंदाज में मार धाड़ करते हुए अपने मुलाजमीन के सामने तमाशा नहीं बनना चाहता था। मैं उसे पिस्तौल पर कब्जा करने से रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका। उसकी पेशानी पर पड़ने वाली मेरी भरपूर ठोकर ने उसे हिला कर रख दिया और वो अपनी गैर इरादी चीख को वो मुश्किल एक गजबनाक गुर्राहट में दबा सका, लेकिन पिस्तौल उसके कब्जे में चला गया था। ठोकर खाकर उसने लहूलुहान चेहरे के साथ कालीन पर पड़े पड़े पैंतरा बदला और फिर खड़े होकर किसी जख्मी दरिंदे के तेवरों के साथ मुझ पर पिस्तौल डाल दिया। शायद अब मुझे दोबारा खोया हुआ मकाम मिल जाए। वो बाएं हाथ से पेशानी के जख्म से बह कर आंखों में आने वाले खून को साफ करते हुए फातिहाना लहजे में बोला, काश मुझे पहले ही अंदाजा हो गया होता कि मैं अपनी आस्तीन में एक सांप पाल रहा हूँ। पिस्तौल की मुहिब नाल को सामने पाकर मेरे औसान खता हो गए थे।
लेकिन जहन फिर भी काम कर रहा था। पिस्तौल फेंक दो बिफोर तुम इम्तिहान में कामयाब रहे। मैंने बोलते हुए अपना लहजा पुरस्कून रखने की कोशिश की, लेकिन अपनी आवाज का खोखलापन खुद मुझसे पोशीदा न रह सका। उसका खून आलूद चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार गालिब आए, मगर फिर वो फौरन ही संभल गया। अब कोई फरेब नहीं चल सकेगा। हाथ ऊपर उठा दो अपने, मैं देखूंगा कि सीवन मुझसे क्या उगलवाता है। वो तशद्दुद में बेमिसाल महारत रखता है। मेरा काम सिर्फ ये देखना था कि तुम राजों की हिफाजत में किस हद तक जा सकती हो। मैंने दोनों हाथों को सीने पर बांधते हुए पुरस्कून लहजे में कहा, क्योंकि वो रवानी में कह गया था कि मुझे मारने के बजाय वो अपना कैदी बनाना चाहता था, ताकि ऊपर वालों को मेरी तरफ से आगाह करके उनकी निगाहों में सुर्खरुई हासिल कर सके। इस वक्त मेरी हैसियत तंजीम के नुमाइंदे की है। अगर तुमने मेरी वजाहत के बावजूद किसी हमाकत का इत्काब किया तो जवाबदेही के खुद ही जिम्मेदार होगे। सेवन मेरी यहाँ आमद से पूरी तरह बाखबर है, और अगर रिपोर्ट मिलने में ताखीर हुई तो वो खुद यहाँ चढ़ दौड़ेगा। तुम्हें मेरी जवाबदेही के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। वो तल्ख लहजे में बोला, तुम भूल रहे हो कि मैं बरसों तुम्हारा सरबराह रहा हूँ। मुझे खुशी होगी अगर सीवन तुम्हारी तलाश में यहाँ दौड़ाए और तुम्हें मेरी कैद में देखे। अब पीछे हटो और दीवार की तरफ मुंह लगाकर खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो। मैंने बज़ाहिर बेपरवाना अंदाज में दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई और फिर उल्टे कदमों यूं पीछे हटने लगा कि मैं सहरी के करीब रखी हुई ऊंची टेबल से मेरा फासला बतदरीज कम होने लगा। वो मेरी इस चालाकी को ना भाप सका और फिर डिम्पल स्कॉच की जेरे इस्तेमाल बोतल फिजा में देखकर उसे होश आया तो ताखीर हो चुकी थी। झुकाई देने के बावजूद पूरी शिद्दत से उसके दाहिने चाहने से बोतल टकराई और उसका पिस्तौल वाला हाथ नीचे झूल गया। दर्दनाक आवाज में उसके हल्क से मेरे लिए मुगलजात का तूफान उबल पड़ा और मैंने थोड़ी सी मेहनत करके पिस्तौल दोबारा हासिल कर लिया। उस बार सिकंदर अली की इस्तरारी आवाजें इतनी बुलंद थीं कि मुदाखलत का खौफ सताने लगा था। जल्दी बताओ कि वो फोन नंबर किस किस के हैं। मैंने पिस्तौल की नाल उसकी कनपट्टी में अड़ाकर सफाकाना सरकोशी में सवाल किया। वो कहराना बेबसी के साथ मुझे घूरने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे कच्चा ही चबा जाता। मैंने अंदाजा लगाया कि मेरे सवाल का जवाब उसकी बसात से बाहर था। हेरोइन फरोशी की उस बसात पर नीचे से ऊपर तक हर एक बेबसात मोहरा था, जिसे कुछ इल्म नहीं था कि किसके लिए काम कर रहा है और कब उसे पिटवा दिया जाएगा। और अगर सिकंदर अली उन नंबरों के बारे में कोई अहम बात जानता भी था तो उस वक्त उससे कुछ गुलवाना मुहाल नजर आ रहा था। मैंने उसकी कनपट्टी से पिस्तौल की नाल हटाई और अगले ही लम्हे पिस्तौल के वजनी दस्ते की ज़रब ने उसे किसी शहतीर की तरह नीचे ढेर कर दिया। मैंने पिस्तौल जेब में रखा और मेरे दोनों हाथ बेरहमी के साथ उसके नरखरे पर चमके। उस वक्त तक मेरा मुकद्दर यावरी कर रहा था कि बाहर से किसी ने मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन पिस्तौल चलाने की सूरत में मामला यक बयक बिगड़ जाता। फिर मेरे हाथों पर बारीक दस्ताने चढ़े हुए थे, लिहाजा मैं उस वक्त तक सिकंदर अली के सीने पर चढ़कर पूरी कुव्वत से उसका गला दबाए रहा जब तक उसका बदन मेरे बोझ तले फड़क फड़क कर साख न हो गया। मैंने सिंधी तर्ज की मसाहरी के सराहने लगे हुए आईने में अपना अक्स देखा तो मूछें गायब थी, जो वहीं कालीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उजलत से मूछें दोबारा जमाई और कमरे का आखिरी बार नाकदाना जायजा लेकर बाहर निकला। मुझे उम्मीद थी कि बाहर की नाकाफी रोशनी में मेरे लिबास पर खून के धब्बे नहीं देखे जा सकेंगे। काटे से बाहर आया तो सिकंदर अली का नौजवान मुलाजिम अंदर के हंगामे से बेखबर मेरी गाड़ी के करीब एक पत्थर पर बैठा केस्ट पर कतरी ऊंची आवाज में गाने सुनने में मगन था। मुझे देखते ही उसने केस्ट प्लेयर की आवाज कम कर दी और खुद बुखलाए हुए अंदाज में खड़ा हो गया। उसके वहमो गुमान में भी ना रहा होगा कि यूं बेदरेग राजा फार्म से घुस आने वाला उसके मालिक का कातिल भी हो सकता है। वापसी के सफर में सादिक से खरीदी हुई जाली नंबर प्लेटें मैंने एक महफूज मकाम पर गुंजान झाड़ियों में फेंक दी और किराए की कार की असल नंबर प्लेटें सीट के नीचे से निकालकर उनकी जगहों पर लगा दी। मूंछों और टोपी को जेब में मुंतकिल कर लिया था ताकि घर पहुंचकर उन्हें इत्मीनान से नजर आतिश कर सकूं। तंजीम के खिलाफ मेरी बाकायदा साजिश का आगाज बहुत कामयाब रहा था। गाड़ी के नंबर के हवाले से जिंदगी भर मेरा सुराग नहीं लगाया जा सकता था और पुलिस बड़ी मूंछों की वजह से भटकती रह जाती। सिकंदर अली के नापाक खून के छींटों ने मुझे थोड़ी सी परेशानी में मुब्तला कर दिया था, लेकिन गनीमत यह था कि सारे रास्ते में भी मुझे रुकना नहीं पड़ा। अब सिर्फ उस कदर काम बाकी रह गया था कि फिलहाल किराए की कार होटल के पार्किंग लॉट में मकफिल करके अपनी गाड़ी में घर लौट जाऊं और अगली सुबह मीटर चैन माइलोमीटर से मुंसलिक करके किराए की कार वापस कर दूं। इस तरह मीटर से ही यही जाहिर होता कि मेरी तहवील में वो कार बहुत कम चली है और किसी को गुमान तक न होता कि उस कार में एक तवील सफर तय करके किसी को मौत के घाट उतारा गया था। होटल के पार्किंग लॉट में दाखिले के दो रास्ते थे, जिनमें से एक निस्बतन नीम तारीख था। शायद होटल के मालिकान ने अपनी अकामती हिस्से में आने वाले मुअज्जज ग्राहकों की अमूमी नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए वो एहतमाम किया था, क्योंकि उनकी बेतेरी सरगर्मियां राजदारी की मुत्तकाजी थी। कौन किसके साथ वहां आया और कब निशात के चंद लम्हे गुजार का वापस लौटा, उसका शुमार शायद ग्राहकों और सरपरस्तों के जाती राजों में होता था, जिनकी राजदारी इंतजामिया की इखलाकी फराइज में शामिल थी।
मगर उस वक्त मेरे लिए वो नीम रोशन रास्ता एक नेमत से कम नहीं था। घर की तरफ लौटते हुए मुझे रास्ते में ही थकान का एहसास होने लगा। जब तक मैं खतरात में घिरा हुआ था, जहन पर बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह अपना मिशन पूरा करके बाहिफाजत घर पहुंच जाऊं। मिशन पूरा हो चुका था। तारिक के कत्ल के जिम्मेदार को मैंने आसानी के साथ मौत के घाट उतार दिया था और एक ऐसे आदमी को राह से हटा दिया था जो बरसों के राब्ते के नतीजे में शायद मुझसे बहुत ज्यादा वाकिफ हो चुका था। जब मैं उसकी तरफ रवाना हुआ तो मुझे ख्याल था कि उसके मनसब में इजाफा हो चुका है, लेकिन उससे सामना होने के बाद जब उसकी जुबानी मुझे यह मालूम हुआ कि मेरी नकबजनी के बायस वो माजूल किया जा चुका है, तो मुझे दिली मुसर्रत हुई कि उसे जिक पहुंचाने की कोशिशों में मुझे खातर ख्वाह कामयाबी हुई थी। मैं जल्द अज जल्द घर पहुंचकर ताज़ा पानी से गुसल करके थकान से छुटकारा हासिल करना चाहता था, ताकि सुकून से अपनी उस वक्त की कार्रवाइयों का जायजा लेकर आइंदा के लिए अपना लाहे अमल तैयार कर सकूं। फिर मैं अपने लिबास पर लगे हुए खून की चंद छोटे छोटे धब्बे मुलाजमीन की निगाहों में नहीं लाना चाहता था। लिहाजा घर में कार से उतरते ही ब्रीफकेस लेकर सीधा अंदर घुस गया। गुसलखाने में सबसे पहले मैंने नकली मूछें और सूती टोपी को आग लगाकर उनकी राख नाली में बहाई। फिर कपड़ों से खून के दाग धो डाले। जिंदगी में सिकंदर अली बरसों एक रोग की तरह मेरी जान से चिमटा रहा, लेकिन मरने के बाद उसका खून तक उस कदर फीका साबित हुआ कि साबुन का पहला हाथ लगते ही साफ हो गया और मैं उन शहादतों से छुटकारे के बाद गुस्ल में मसरूफ हो गया। लिबास तब्दील करके मैं बाहर आया तो ख्वाबगाह के दरवाजे पर बूढ़ी खादमा मेरी मुंतजिर थी। उसने खाने के बारे में दरियाफ्त करने के बाद बताया कि मेरी गैर हाजिरी में 3 मरतबा जहांगीर का फोन आया था। मेरे लिए यह समझना दुश्वार नहीं था कि जहांगीर पाबंदी हटने के बारे में मुझे इतला देने के लिए बेचैन था। लिहाजा खादमा को खाना लगाने की हदायत देकर रुखसत करने के बाद मैं फोन पर उसका नंबर मिलाने लगा। तुम कहाँ गायब थे सारा दिन? मेरी आवाज सुनते ही उसने पुरखुलूस लहजे में सवाल किया। ना दफ्तर में तुम्हारा पता था, ना घर में किसी कुछ मालूम था। मुझे तो तशवीश हो गई थी तुम्हारे बारे में। मैं हंस पड़ा। मैं खासा सख्त जान हूँ, यूं चुप छुपाते नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों से खौफ आने लगा यार। रिसीवर पर उसकी आवाज धीमी होगी। वैसे ही खुशखबरी थी तुम्हारे लिए, तुम पर से पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन तुम जरा होशियार ही रहना, कहीं किसी खतरनाक चक्कर में न फंस जाओ। कैसा चक्कर? मैंने अनजान बनकर सवाल किया। अपनी तो जिंदगी ही चक्कर में गुजर रही है, मुलाकात होगी तो बताऊंगा, फिलहाल तुम स्टैंड बाय रहोगे। उसने उसी राजदाराना लहजे में कहा। मालूम होता है भाभी घर पर नहीं है, जो इस कदर खुल खिलाकर बात कर रहे हो। मैंने मानी खेज लहजे में कहा। कल एक पार्टी में जाना है, वार्डरोब खोले कपड़ों का ढेर लगाए बैठी है। तुम जरा मुहतात ही रहना, मेरे बारे में तुम्हारे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकल गई तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त क्या कह रही थी तुमसे? तुम्हारे गुमनाम दुश्मनों की ही बात हो रही थी। खैर, वो मेरी बात काट कर जल्दी से बोला। वो तुमसे जरूर बात करेगी। उसका ख्याल है कि गहरी दोस्ती के नाते से तुम मुझे राह रास्त पर लाने में कामयाब हो जाओगे। मुझे कैसे बताऊं कि मेरी उलझने क्या है? हो सके तो कल दिन में कुछ वक्त निकाल कर मुझसे मिल दो। दोपहर का खाना तुम्हारे ही साथ खाऊंगा। मेरी तजवीज़ उसे बहुत पसंद आई। अगली शाम मेरा गजाला से मिलने का प्रोग्राम था और उसे किसी पार्टी में शिरकत करना थी। लिहाजा उस प्रोग्राम के साथ हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई और मैं खाने के कमरे की तरफ चल दिया। रोजमर्रा के मामूलात से फारिग होकर मैं बिस्तर पर दराज हुआ। मेरे जहन पर सिकंदर अली का खून सवार था। उससे बेशतर मैं बारहा खून रेजी से 2-4 हो चुका था। उनमें से बतेरे अपने जिस्मों पर मेरे जख्मों की निशानियां सजाए जिंदा थे, लेकिन अपने तमाम तर बेखौफी और कानून शिकनी के बावजूद मेरे हाथ कभी किसी कत्ल का इर्तिकाब नहीं हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सोचे समझे कत्ल का मेरे दिल पर जरा भी बोझ नहीं था। शायद उसकी वजह यह रही हो कि मैं जहनी तौर पर हमेशा कत्ल व गारत गिरी पर आमादा रहा हूँ, लेकिन सिकंदर अली के मामले में कुछ दूसरे असबाब भी कार फरमा थे। जिन दिनों हम चारों अपनी छोटी मोटी मुजरमाना सरगर्मियों के बावजूद तंग दस्ती के दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त सिकंदर ने बजाते खुद सामने आए बगैर हमें एक मुस्तकिल काम की पेशकश की थी और फिर नहायत पुरअसरार तौर पर हमारे गिर्द उसका जाल मजबूत होता चला गया था कि हम उसकी जात से वाकिफ हुए बगैर उसकी आवाज के कैदी बनते चले गए थे। उस दौरान में हमेशा ही उसका बराह रास्त मुझसे राब्ता रहा, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद ये बात नजरअंदाज न कर सका कि उसका रवैया अहानत अमेज हुआ करता था, जैसे उसकी निगाहों में मेरी जात की कोई वक़्त न हो। और शायद अना के उस जख्म ही ने इब्तिदा में मुझे बागियाना खतूत पर सोचने पर उकसाया और मैं उसे खत्म करके उसके गैर कानूनी धंधे पर काबूज होने के सुनहरी ख्वाब देखने लगा। मेरा ये ख्वाब जिस कदर दिलकश था उसी कदर दुश्वार भी था, लेकिन मैंने उसे दोहरे इंतजाम पर आमादा कर लिया। वो मुझे अहकामात जारी करता और मैं बदली हुई आवाज में वो हदायत जहांगीर तक पहुंचा देता। जहांगीर बेचारा हमेशा उस गलतफहमी में मुब्तला रहा कि हम चारों में उसे बड़ा मुकर्रर कर दिया गया है, और मैंने भी बारहा इश्तियाल अंगेज लम्हात आ जाने के बावजूद कभी उसे ये जताने की कोशिश नहीं की कि उसका सारा भरम मेरी वजह से कायम है, वरना दर हकीकत वो मुझे ही को जवाबदेह है। सिकंदर अली के काम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि मुसलसल एक ही लाइन पर चल रहा था।
न जाने वो कब से शहर में मंशियात फराहम कर रहा था, लेकिन जब से हम चारों उसके चुंगल में फंसे थे, मुसलसल 7 बरस तक शहर में चरस ही बांटते रहे। उस दौरान में लुत्फुर रहमान नामी एक दलाल ने हमारा माल बेचकर 2.25 लाख की रकम उड़ाने की कोशिश की। हालांकि जहांगीर ने वो रकम अपनी गिरा से अदा कर दी थी, लेकिन सिकंदर अली ने उस मामले को नजरअंदाज नहीं किया और लुत्फुर रहमान बेदर्दी के साथ मार डाला गया था। उस वाकया ने जहां बाजार में लोगों पर धाक बिठा दी, वहां हम चारों पर भी अपने नदीदा बाज की दहशत में इजाफा हो गया। फिर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बाजार में चर्च का बहरान पैदा करके हेरोइन मुतारफ करवाएगी। फोन के रवायती राब्ते के बजाय ट्रांसमीटर जेर इस्तेमाल आ गए। ऐसा मालूम होता था जैसे मंसूबाबंदी के तहत काम को अचानक ही बढ़ाने का फैसला कर लिया गया हो। मुझे D1 का मनसब मिल गया, जहांगीर D2 हो गया, लेकिन ये तरक्कियां B4 को रास ना आ सकी। गजाला के कॉलेज के फंक्शन में मैंने सिकंदर अली की माइक्रोफोन पर गूंजती ख्वाबनाक आवाज पहचान ली और एक जरा से इत्तेफाक ने उसका बरसों का तिलिस्म भर में तबाह करके रख दिया था। उस पर हाथ डालने के लिए शायद मैं कुछ दिन इंतजार करता, क्योंकि उसको मकान से मिलने वाले इशारों से यह जाहिर हो गया था कि हमें मतलिकुल अनान नजर आने के बावजूद सिकंदर अली आजाद नहीं था, बल्कि अपनी कारकर्दगी के लिए किसी और को जवाब देता। लेकिन उसी असना में तारिक के बेहमाना कत्ल ने मुझे मुश्तिल कर दिया। पहले मुझे मोहूम सा ख्याल था, लेकिन C1 ने उसकी तस्दीक कर दी कि तारिक सिकंदर अली की इमाम पर ही मारा गया था। मैंने उसे कैफे किरदार तक पहुंचा दिया था, लेकिन बहुत सी गुत्थियां अभी तक उलझी हुई थी। B4 से ऊपर जो लोग भी गिरोह के सरबराह थे, बहुत ज्यादा मोहतात मालूम होते थे। सिकंदर अली के बेनकाब होने का खतरा महसूस करते ही उसे माजूल करके गोशा नशीनी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया और उसके इख्तियारात आर्जी तौर पर मुझे और C1 को मुश्तरका तौर पर सौंप दिए गए थे। लेकिन मुझे कुछ इल्म नहीं था कि मैं किसके लिए काम करूंगा। C1 मेरे सामने था, लेकिन उससे भी ज्यादा मालूमात हासिल होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बहरहाल सिकंदर अली का मातहत था और उसने अपने कॉटेज में मेरे रूबरू जो कुछ बताया वो बड़ी हद तक नाकाफी था। नंबर ट्रेड अकाउंट के हवाले पर रकमें वसूल करने वाले बैंकार पर हाथ डाला जाता तो शायद वो भी कुछ ना बता सकता। एनीजोला के हवाले से मिलने वाली पेशावर औरत परवीन C1 की मामूली आलाकार थी। A2, B1 और B2 के फोन नंबरों से वाकिफ होने के बावजूद मैं सिकंदर अली से कुछ भी नहीं उगलवा सका था। मुझे ये तक इल्म नहीं था कि उन नंबरों पर किससे और किस कोड के जरिए गुफ्तगू की जा सकती थी। अगर यूं ही नंबर मिला बैठता तो मालूमात में इजाफे के बजाय उन्हें होशियार करके उस सुराग से भी हमेशा के लिए हाथ धो बैठता। ले दे के बस एक ही नया नाम मेरे सामने आया था। सिकंदर अली की सेक्रेटरी को मैंने गैर मामूली अहमियत नहीं दी थी। ट्रांसमीटर पर उसकी आवाज सुनकर यही समझता रहा था कि वो B4 की सेक्रेटरी या ज्यादा से ज्यादा एक हसीन दोस्त होगी, क्योंकि उस वक्त तक ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि सिकंदर अली इक़्तिदार का सरचश्मा होने के बजाय बसात का एक मोहरा होगा। उसने मरने से पहले एतराफ किया था कि वो लड़की तंजीम ही से ताल्लुक रखती थी और उसे मददगार बनाकर सिकंदर अली की निगरानी पर मामूर किया गया था। उसका मतलब था कि रक्षी नामी वो कालगर किसी ऐसे अहम आदमी से वाकिफ थी जो अपनी सलामती के लिए सिकंदर अली जैसे मातहत की सरगर्मियों से बाखबर रहना जरूरी समझता था और शायद दूसरों की भी निशानदेही कर सकता था। सिकंदर अली का कांटा दूर हो चुका था। अखबारात में शाया होने वाली खबरों से अंदाजा हो सकता था कि पुलिस उस वारदात पर किस नहज पर सोचती है। उस दौरान में मैं रक्षी का सुराग लगाने की कोशिश कर सकता था और उस काम के लिए मेरे पास सुल्तान शाह जैसा पुरजोश आदमी मौजूद था, जो ईसा खान की मुलाजमत से ठुकराए जाने के बाद मेरे लिए हर काम को तैयार था। उसके बशरे से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो बेखौफ होने के साथ ही आखिरी सांस तक वफादारी का दम भरते रहने वालों में से था। तंजीम की उस पुरपीच तरीकाकार ने मुझे उलझा कर रख दिया था। सिकंदर अली के खिलाफ मंसूबे सोचते हुए मेरे जहन में ये मफरूजा मौजूद रहा था कि तंजीम का असल सरबराह है, लेकिन हकायक उसकी सरासर नफी कर रहे थे। मैं खुद मुद्दत से जराइम की दुनिया से वाबस्ता था और मैंने शहर में कई ताकतवर ग्रोहों की बालादस्ती का दौर देखा था। उनमें कोई भी उस कदर पेचीदा, मुअस्सर और महफूज तंजीम बनाने का अहल नहीं था। मुझे बेइख्तियार खुले इजलास में अमरीकी नुमाइंदे आर्थर के कहे हुए अल्फाज याद आ गए। रूसी मुदाखलतकारों की आखिरी मंजिल अफगानिस्तान नहीं, बल्कि बहिराए अरब की साल भर खुली रहने वाली गर्म पानी की बंदरगाहें थी, जहां से वो वसंती दुनिया की शहरग पर अपना तसल्लुत जमा सके। उस मकसद के लिए वो अफगानिस्तान की सरजमी पर अपना कब्जा मुस्तहकम करके पेशकदमी करना चाहते थे, ताकि दूसरों की शहरग पर कब्जे के चक्कर में उनकी अपनी बड़ी हुई सिपाह की सप्लाई लाइन की शहरग न काटी जा सके। उन्होंने अफगान हुर्रियत पसंदों को आलमी राय आमा की हमायत से महरूम करने के लिए उन्हें मंशियात फरोशी में उलझाना शुरू कर दिया था। एक बार वो हेरोइन बेचकर हथियार खरीदने की राह पर चल पड़ते तो उनमें से हजारों खुद उस नशे की लत में पड़ सकते थे। हल्की फुल्की रंगीन फिजाओं में धुंध की तरह तैरते और बिखरते हुए जहन आजादी और गुलामी के फलसफे को भुलाकर अमन की बातें सोचने लगते, ताकि बारूद का धुआं उनका नशा ना खराब करे।
बमों के धमाके उनके मखमूर ज़हनों को बार बार न चुका सके। मुज़ाहमत पर उस दो तरफा ज़र्ब के साथ तीसरा वार पाकिस्तानी मुआशरे पर होता। हीरोइन जिस रास्ते से गुजरती वहां हजारों को घायल करती जाती। जरदार एक के 10 बनाने के चक्कर में उसकी तिजारत करने लगते और मुफलिस छोटी छोटी पुड़ियों में अपने ख्वाबों की जन्नत के खरीदार बन जाते। और चंद बरसों में ये जवाल पजीर मुआशरा किसी जलगार को सहने के काबिल न रहता। उसी के साथ पाकिस्तान की रुसवाई का आगाज हो जाता, क्योंकि इस सरजमीन पर बनने और यहाँ से गुजरने वाले हीरोइन आखिरकार मगरब के उन मुआशरों में बेची जाती जहाँ मशीनी माहौल और जिनसी आज़ादियों से उकताए हुए जहन तफरीह और अपने माहौल से फरार के लिए नित नए नशों के मुतलाशी रहते हैं और वहाँ के जिम्मेदार लोग उस लानत की अफजाइश पर बौखला जाते। मुझे गुमान होने लगा कि कहीं उस तंजीम के पस पुश्त वही जहन कार फरमा ना हो जिनकी निशानदेही आर्थर कर चुका था, और ये गुमान बिल्कुल ही बेबुनियाद नहीं था। तंजीम की तरफ से मुझे एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बनाकर टोक्यो भेजा गया था। जहाज पर मगरिब से आने वाली वीरा लॉयड ने हालैंड की फर्म एशले हाउस के नुमाइंदे के तौर पर मुझसे हीरोइन का नमूना वसूल किया था। और फिर उस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ हुआ कि जर्मन केमिस्ट डॉक्टर डाल्टन को मोमन खां की मदद के लिए आमादा करने वाली वीरा लॉयड नामी एक अंग्रेज लड़की थी जो डॉक्टर डाल्टन की गिरफ्तारी के बाद लापता हो गई। ये सब कड़ियां एक खास समत की निशानदेही कर रही थी। मैं जिस कदर सोचता रहा उस कदर परेशान होता चला गया। मैं हालात के बेरहम दहारे में खुद एक कानून शिकन था। बचपन में ब्लेड से अपने एक हम जमात का पेट काटा, दूसरे को चाकू से लहूलुहान किया और फिर जमानत होते ही घर से रकम चुराकर कराची भाग आया। चोरी, राहजनी और गुंडा टैक्स की वसूलियाबी पर मेरी रोजी का दारो मदार रहा। मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी मेहनत मजदूरी से एक पैसा भी कमाने में कामयाबी हासिल की हो। सिकंदर अली ने चर्च फरोशी और उसके बाद हेरोइन फरोशी की राह दिखाई और मैं एक प्लास्टिक फैक्ट्री का मालिक होने के बावजूद रोजी कमाने के उस जायज जरिए पर कभी भरोसा या तवज्जो न दे सका, क्योंकि सिकंदर अली के जहन से फरार की कोई भी कोशिश खुदकुशी के मुतादिफ होती। लेकिन मुझे यह गवारा नहीं था कि कानून चिकन होने के बावजूद मैं किसी मुल्क दुश्मन साजिश का आलाकार बनूं। जराइम पेशा होने के बावजूद हिब्बुल वतनी के बारे में मेरा अपना एक मायार था। शायद सोचा जाए कि मैं खुद गर्ज था और मेरी सोच ये थी कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं तो उसे बनाने के साथ ही बिगाड़ना हमारा हक है। हमारे होते हुए दूसरों की इस बेकुनी पर तवज्जो देने की क्या जरूरत है।